नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जेन जी से उलझे नरेंद्र मोदी इस समय अपने राजनीतिक करियर के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। 3 बार गुजरात की सत्ता यानी 3 बार गुजरात में चीफ मिनिस्टर और 3 बार देश की सत्ता पर काबिज होने वाले नरेंद्र मोदी ने बहुत से राजनीतिक धुरंधरों को पछाड़ा होगा, लेकिन जेन जी को समझना और उनसे मुकाबला करना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं दिख रही है। कल रात नरेंद्र मोदी ने फिर एक रील बनाई। इस बार हाय फ्रेंड्स कहा और यह भी कहा कि आपसे बात करके मन नहीं भरता, लगता है बस बातें करते जाओ। लेकिन इसके बाद जो बातें मोदी ने की या जंतर मंतर के बाद से अब तक जो बातें बीजेपी कर रही है, वो नई पीढ़ी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इसकी गवाही ढेर सारे मीम्स और रील्स दे रहे हैं। वहीं विपक्ष के निशाने पर भी मोदी आ चुके हैं। असल में मोदी ने इस बार कहा कि बच्चे गुमराह हो गए हैं। बच्चों ने मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को अपशब्द कहे। मोदी ने यह भी कहा कि लड़कियों को अपशब्द कहते देखकर कल्चरल शॉक लगा। लेकिन यह सब कहकर मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब लोगों ने वो सारे वीडियो पेश कर दिए हैं जिनमें मोदी ने कांग्रेस की विधवा या जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, रमेश भिधुड़ी ने संसद में दानिश अली को अपशब्द कहे, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में अपशब्द कहे, प्रेम शुक्ला आप जानते होंगे उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता की मां के लिए एक टीवी डिबेट में गाली दी। खुद अमित शाह भी संसद में अपशब्द कह चुके हैं और योगी आदित्यनाथ उन्होंने एएनआई के पत्रकार को गाली दी। अब ये सारी बातें चुन चुन कर मोदी को याद दिलाई जा रही है। कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सभी राजनीतिक दलों ने मोदी को घेरा है और इनके साथ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी पूछा है कि ये क्या तरीका है। दरअसल मोदी ने कहा कि वो इन बच्चों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने मुझे गाली दी, मेरी मां को गाली दी। तो पलटकर मोदी से पूछा गया कि माफी की मांग तो आपसे की गई थी, फिर आप माफ कैसे कर रहे हैं? वहीं एक 15 साल की बच्ची से जिस तरह माफी मंगवाई गई, उस पर भी बीजेपी की खिंचाई हो रही है। लेकिन दीपके ने एक वीडियो में क्या कुछ कहा है, पहले इसको देखिए। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश भिधुड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। तो सुना आपने, ये एक 15 साल की लड़की है, रुचिका नाम है, रुचिका सिंह, नोएडा की रहने वाली, और उसे फाइनली माफ़ी मांगनी पड़ी और वीडियो जारी करना पड़ा। दीपके ने उसी संदर्भ में अपनी बातें कही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं माफ़ कर रहा हूं। वहीं एक और लड़की का वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसे बीजेपी ने बाबर की विरासत का टैग लगाकर ट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन उस लड़की ने बीजेपी को जवाब दिया कि आपका चैट जीपीटी आपकी ठीक से मदद नहीं कर रहा है। उसकी रील को शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस ने जो कुछ लिखा है आपके सामने लाता हूं, उसके बाद उस रील को भी देखते हैं। देखिए, यूथ कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी अब 2026 है, स्टूडेंट्स डांस भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी, प्रोटेस्ट भी और साथ ही एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। जेन जी को टारगेट करना सही नहीं है। अगर आवाज उठाने पर आपको टारगेट किया जाता है तो चुप न रहें।
IYC SOS हेल्पलाइन का नंबर है ये, और आपकी आवाज़ मायने रखती है, आपकी सुरक्षा मायने रखती है। लेकिन वो वीडियो क्या है, उसके बाद इस वीडियो को जो शेयर किया, आइए उस वीडियो को देखते हैं क्या है उस वीडियो में। देखिए, इन्होंने मेरा वीडियो मेरे परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। आई एम नॉट। मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है। I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस। What is बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे। Make it more relatable. Point number 2, divide and rule in 2026. तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी। लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग। पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट। मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे, और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया। एंड दिस इज हाउ माय लिविंग रूम लुक्स बाय द वे। इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराटे, सब कुछ है। तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइस, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है। बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर, आई सो वांट टू एक्सप्लेन यू दिस, बट थोड़ा डीप हो जाएगा तो तुम ये समझो। पॉइंट नंबर 4, डांसिंग ऑन स्ट्रीट्स इज सेलिब्रेटरी। मैंने जितने भी लोगों को जीत के आते हुए देखा है, सब लोग सड़कों पे नाचे तो है ही, तो आई डोंट नो हाउ इज इट नॉट क्लॉकिंग। पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा। बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है, तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो। ट्राई हार्डर। आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू, सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइस। वास्तव ना होइया। नो, आई एम जेन्युइनली सीरियस, क्योंकि लास्ट 3 दिन में मेरे पेज पे 70,000 से ज्यादा नए फॉलोअर्स आए हैं, बट दे आर दिस रियली वियर्ड मेन। सो इफ यू आर गर्लिes एंड गुड मेन, प्लीज फॉलो और रीपोस्ट और कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई वांट दिस वीडियो टू रीच द राइट ऑडियंस। सुना लास्ट में इन्होंने क्या कहा, वास्ते गुना हुइयां। ये सब जेनजी की भाषा है, और इनसे अगर टकराना है, और टकरा रहे हैं नरेंद्र मोदी खुद और उनकी पूरी पार्टी, तो कहां जाएगी। इस वीडियो को राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, अरविंद केजरीवाल ने, सभी ने शेयर कर मोदी को आगाह किया है कि नई पीढ़ी को काबू करने की कोशिश करना बेकार है। वहीं आज राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान नीट पेपर लीक प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और लिखा है परिवारों से मुलाकात के बाद कि अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ये सब गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा। और साथ ही रह जाते हैं इस टूटी और भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई सवाल। पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्र को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की ये हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छीन लिए गए? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। तो एक तरफ मोदी से माफी की मांग हो रही है, लेकिन ना मोदी समझ रहे हैं, ना उनके सलाहकार समझ रहे हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं को नसीहत दी है और कहा है कि आज के युवाओं को पूरी तरह से देश के लिए समर्पित होना चाहिए। उन्हें यह संकल्प लेना चाहिए कि वो हमेशा राष्ट्रीय हित के लिए काम करेंगे, अपने निजी और संकीर्ण हितों को अलग रखेंगे। अगर ऐसे हित सामने आते भी हैं तब भी, तो उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर युवाओं के सामने ज़रूरी और अन्य लक्ष्य मौजूद हैं। वो अपने आप में गलत भी नहीं हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये लक्ष्य राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, तो हमें ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो देश को नुकसान न पहुंचाए। इस मामले में चाहे हमारा निजी लाभ हो या फिर गांव, शहर या राज्य का हित, अगर वो राष्ट्रीय हित नहीं है तो वो मेरे हित में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर युवाओं से अब भी मांग की जा रही है कि वो अपना भविष्य दांव पर लगाकर मोदी की सरकार बचाएं, क्योंकि डोभाल जैसे लोगों के लिए मोदी सरकार को बचाना
राष्ट्रीय हित है, लेकिन क्या युवा इन नसीहतों को सुनेंगे, समझेंगे या समझने की कोशिश क्यों करें? सबसे बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय हित की बात, सब कुछ राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, यही सब कह के तो बीजेपी और आरएसएस वाले डराते हैं युवाओं को, इस देश के लोगों को। और उन सब पे अगर और चाशनी चढ़ानी हो तो धर्म है ही, जहां चढ़ावा चोरी हो रहा है। ये सब कुछ है और इन सब के बीच क्या नरेंद्र मोदी, जी हां, क्या नरेंद्र मोदी का घमंड जेनजी ने तोड़ दिया है? जंतर मंतर का आज जिक्र कर रहे थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे रील बनाई, रील नंबर 5 है ये। आपको याद होगा पहली रील जब बनी तो उसमें उन्होंने हेलो फ्रेंड्स कहा, दूसरी रील में थैंक यू फ्रेंड्स कहा, तीसरी रील में फ्रेंड्स विद्यार्थियों कहा, चौथे में वो उन्होंने बताया कि कैसे हमने जो एंटी पेपर लीक बिल है उसको पास करवा लिया है। वहाँ पर उन्होंने फ्रेंड्स विद्यार्थियों कुछ नहीं कहा, लेकिन रील बनाई। और 5वीं आज है फिर से, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनिए जरा। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आओ गलतियों से सीखो। गुमराह बच्चे, ये बच्चे गुमराह हैं। इन बच्चों को गुमराह बच्चे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। इन बच्चों के कारण इन्होंने अपने कैबिनेट से एक से इस्तीफा ले लिया। ये गुमराह बच्चे थे तो फिर इस्तीफा क्यों लिया? खैर, बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल यहाँ पैदा होते हैं, जिस बारे में शुरुआत से अपनी बात रख चुका हूँ। इस बीच आप लोगों को एक खबर मिली होगी कि माननीय सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट में बंद करवा दी है। और सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की या वहाँ का किसी भी ढंग का वीडियो अगर आप उससे प्रसारित करना चाहते हैं तो आपको पहले से परमिशन लेना होगा। प्रायर परमिशन के बिना वो नहीं, वरना उसे
उस पर आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यह आदेश है। उज्जवल भुइयां हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस हैं, उन्होंने इस पर अपने विचार रखे हैं। ज़रा क्या विचार रखे हैं सुनिए। कह रहे हैं उज्जवल भुइयां साहब कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या हो रहा है। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके जज कौन हैं। उन्हें यह भी जानने का अधिकार है कि जज ने किस तरह के फैसले सुनाए हैं। ये सब सार्वजनिक जानकारी में होना चाहिए, यानी पब्लिक के बीच जाना चाहिए। एक कोर्ट में कई कोर्ट, और ये ज़रूरी है। उज्जवल भुइयां की बातों में दम है। चलिए, ये यहाँ एक एडिशनल जानकारी थी जो आप तक पहुँचाया है। लेकिन जेन ज़ी ने कैसे नरेंद्र मोदी का घमंड तोड़ा है। जी हाँ, जेन ज़ी ने कैसे नरेंद्र मोदी का घमंड तोड़ा है और कैसे बहुत मुश्किल, बहुत संकट में घिरी हुई है बीजेपी, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार। आइए इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अंशु जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ शकील जी हैं और अमलेंदु जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं आगे, सीधा आता हूं पहले, सबसे पहले स्वामी जी आपके पास ही बहुत कुछ रख चुका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील आप देख लिए, कल से अब तक कई बार देख चुके होंगे, एक बार फिर दिखाया और इस पे मीम्स, रील्स खूब बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गालियों की बात छेड़कर पुरानी गालियों को आर्काइव से निकलवा दिया है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया तैर रहा है। मां बहन की गालियां जो बीजेपी के नेताओं ने दी हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने भी एक सभा में सीधे सीधे, प्रेम शुक्ला एक टीवी डिबेट में, नरेंद्र मोदी खुद सार्वजनिक सभाओं में। उसके बाद कह रहे हैं कल्चरल शॉक लगा है कि लड़कियों ने गाली दिया। लड़कों के लिए क्यों नहीं लगा? अगर लड़कियों की बात आप कर रहे हैं तो लड़कों के लिए क्यों नहीं लगा? लड़के जो हैं वो क्षम्य हैं। चलिए, आपकी ही बात मान ली। स्वामी जी, आप लड़के लड़कियों के बीच खूब रहे, खूब पढ़ाया आपने, इसलिए आपसे मैं ये आपके सामने ये बात रख रहा हूं और आपके विचार सुनना चाहूंगा कि आपने लड़कियों की बात की, कल्चरल शॉक की बात की, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिन लड़कियों के जुबान से आप गालियां सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन लड़कियों ने आखिर गालियां क्यों दी? इस पर विचार किया क्या? इस पर तो विचार किए नहीं। लेकिन आपको कल्चरल शॉक की बात आपको यहां आ रही है। और गुमराह बच्चे हैं, भटके हुए बच्चे हैं, आपने इनको गुमराह और भटका हुआ भी कह दिया। ये तो आज की तारीख में आपको पढ़ा रहे हैं। इतना पढ़ा रहे हैं कि आप 5वीं रील बना चुके हैं रात को 12 बजे जग जग के। स्वामी जी, तो मैं मोदी जी को एक राय देना चाहता हूं। वैसे लेंगे नहीं मेरी राय, लेकिन अगर ले लें तो ये बच्चों की जरा जो ये रील्स होती हैं इनका जरा ध्यान से अध्ययन करें। बच्चे जब संबोधित करते हैं ना तो कहते हैं फ्रेंड्स नहीं कहते हैं, वो ब्रो कहते हैं। ब्रो 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 का मतलब ब्रदर। तो ये मोदी जी को सीखना चाहिए बच्चे संवाद कैसे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं तो एक अध्यापक हूं और मेरे लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती कि आप 76 साल के छात्र हैं या 20 साल के छात्र हैं। तो देखिए, मैं तो मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि क्रिटिकल असेसमेंट कर रहा है एक टीचर, और इसको एक गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए अगर मेरी बात मोदी जी मान जाएं, क्योंकि भैया मैं मूल्यांकन कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बच्चे नहीं बहके हुए हैं, वो मार्ग से भटके हुए नहीं है, वो भटके हुए बच्चे नहीं है। मोदी जी आप भटक गए, अमित शाह भटक गए, भारतीय जनता पार्टी वाले भटक गए। अब आप देखिए आज क्या हुआ, पुणे के अंदर अमित शाह साहब पहुंच गए और वहां पे जाके अजित डोभाल को इनाम देने लगे। और ये मानी बात है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने सोचा होगा कि पुणे सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है पुणे। लेकिन वहां पे जब बहुजन अघाड़ी के लोगों ने, प्रकाश अम्बेडकर के लोगों ने उनका प्रदर्शन किया और वहां पे फिर कांग्रेस वालों ने प्रदर्शन किया, तो मतलब यह है कि मोदी जी और शाह साहब आप जहां जहां देश के कोने कोने जाएंगे वहां पे आपको इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये होगा। फिर आपने देखा कि जो अमित शाह साहब का दिल्ली के अंदर कोठी है उसको उसी प्रकार से फोर्ट बना दिया गया है जैसे मोदी जी के घर को फोर्ट बना दिया गया है।
तो देखिए, मैं तो मोदी जी और शाह साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, बच्चों की भावनाओं को समझिए। हमारे बच्चे जो चाह रहे हैं वो केवल ये चाह रहे हैं कि उनका भविष्य सुनिश्चित हो। अगर वो पढ़ें, उनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं तो उनके पेपर लीक ना हो और उनको नौकरियां मिलें। लेकिन जिस प्रकार से आपने 12 साल के अंदर हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया है, हर चीज को बड़े बड़े सेठों को दे दिया है, पूंजीपतियों को दे दिया है, और जिस प्रकार से पेपर लीक माफिया को आपने पूरी छूट दे रखी है, और आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जो प्रोसिक्यूट हुआ हो, जो दंडित हुआ हो, जिसने पेपर लीक किया हो। राजीव जी, एक चीज का ध्यान और रखिए, जितने भी पेपर लीक हुए हैं ये नॉर्थ इंडिया में क्यों हुए हैं? या आपने सुना कि आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया, तेलंगाना के अंदर हो गया, केरला के अंदर हो गया? नहीं हुआ। ये सारे यहाँ पे क्यों हो रहे हैं? बिहार के अंदर क्यों हो रहे हैं? राजस्थान के अंदर क्यों हो रहे हैं? उड़ीसा के अंदर क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर जो आपने एक ऐसा वातावरण बना दिया है धार्मिक, और जिससे हमारे देश को कमजोर किया है, उसकी वजह से ये माफिया पनप रहे हैं। लेकिन मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं, देखिए बच्चे जो हैं वो, उनको अगर लॉजिकली आप समझा दे, चलिए आज मोदी जी ने कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं चलिए ये भी नहीं कहता कि पहले मैं कहा करता था कि राहुल गांधी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, प्रश्न उत्तर दे दें। 5 बच्चों को जिनको आप गालियां दे रहे हैं, जो लड़की ने अभी आपने दिखाया, जो बच्ची ऐसी है जिसके 93% हाई स्कूल में मार्क्स आए हैं, 93% इंटरमीडिएट में मार्क्स आए हैं, जिसने कितने सैकड़ों पदक जीते हुए हैं, जिसके पीछे पदक लगे हुए हैं, वो उस लड़की ने अचीव किया है, उसने उपलब्धियां ग्रहण की हैं। चलिए 5 बच्चे इकट्ठे कर लीजिए और मोदी जी अब मंच पे बैठ जाएं, उनसे डिस्कस कर लें, ओपन डिबेट हो जाए, ये पता चल जाए कि बच्चे गलत हैं कि आप गलत हैं। अब आप उनको माफ कर रहे हैं जिनकी आंखें फोड़ी गई हैं, आप उनको माफ कर रहे हैं जिनके पैर टूटे हैं, आप उनको माफ कर रहे हैं जो कि आईसीयू में लड़की बेचारी रही कितने दिन तक, आप उनको भी माफ कर रहे हैं जो एसएचओ जो है लड़की से अभद्र व्यवहार करता है, लड़कियों को थप्पड़ मारता है, लड़कियों को पीटता है। तो क्या लड़कियों को गुस्सा नहीं आता? क्या जो नारी है उसको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है? आप उससे राठी साहब जो हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लाठी का उसके साथ व्यवहार किया, और उसी राठी की बेटी कह रही है कि उस लड़की को 4 लठ मारने चाहिए मेरे पिता को। अरे यार, लठ कैसे मारे? वो बेचारी लड़की भाग रही थी, पीछे से उस सब इंस्पेक्टर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। वहां पे एसीपी लेवल के लोग जो है पीट रहे हैं, आप पैलेट गन उन पे चला रहे हैं, फिर उनको माफ कर रहे हैं। पहले तो उन्हें घायल कर रहे हैं, फिर पुलिस वालों को लाके खड़ा कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को लाके खड़ा कर रहे हैं, हमें भी चोटें आई हैं। अरे यार, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, वो भी गलत बात है, जो बच्चों को चोटें आई वो भी गलत बात है, लेकिन जो चोटें आई है किसकी वजह से आई है? अगर आपने 19 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा लिया होता तो किसी को चोट ना आती, किसी को परेशानी ना होती। अमित शाह साहब अपने किसी अहंकार में डूबे हुए थे, उन्होंने अगर आदेश दिया होगा तभी तो पुलिस ने ये भी कह सकते थे कि हल्की लाठीचार्ज कर लेना। फिर आपने जंतर मंतर के पास जाके वो जो ईंट से भरी हुई ट्रक क्यों रखवाई थी? आप बदनाम करना चाहते थे, आपने अपने गुंडों को वहां भेजा था, जिनके फोटो जो है वीडियो और फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 14 साल की लड़की को रुला के और उसकी वीडियो प्रचारित करके आप बच्चों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे इन बच्चों को हम नहीं डरा पाते अपने घर के अंदर, हमको झुकना पड़ता है, हमको उनकी बात माननी पड़ती है। तो मोदी जी, चलिए आपको अनुभव नहीं है, लेकिन अमित शाह साहब को अनुभव है। अगर वो अपने बेटे से या अपनी जो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन जो भी है उसके साथ के अमित शाह होम मिनिस्टर की तरह बात करते हैं, वो नाना की तरह और दादा की तरह बात करते हैं, उनको बात करनी पड़ती है, झुक के बात करनी पड़ती है, अपने बच्चों से झुकना पड़ता है। तो मैं तो एक अध्यापक के रूप में और एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन देखा है, जिसका अपना परिवार है और अपने परिवार को मैंने सहेज के रखा है, 48 साल मेरी शादी को हो गई, सनातनी हूं, मैंने बीवी को छोड़ा भी नहीं है, जिन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है वो लोग इस प्रकार से बच्चों से व्यवहार कर रहे हैं। अरे बच्चों का अगर तुम्हें अनुभव नहीं है, मुझसे सीख लो, बच्चों से संवाद करो, उनसे प्यार से बात करो, लेकिन लाठी मार के उनके हाथ पैर तोड़ के अगर इस प्रकार का ज्ञान तुम उसे देना चाहते हो तो मैं बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूं। जब मैं भी 24-25 साल का था, मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज घूमती थी, समाजवाद, गरीबी, अमीरी। ये तो धीरे धीरे हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, इधर उधर के माया मोह में चले जाते हैं। 22-23 साल का बच्चा बिल्कुल क्रांतिकारी होता है। अगर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी 40-50 साल के हो जाते हैं, मेरी तरह 74 साल के होते, कोई क्रांति देश के अंदर ना होती। क्रांतियां केवल 25-26 साल के लोग करते हैं, इनसे पंगा न लें। अभी भी मोदी जी से कह रहे हैं, थोड़ा सा अगली बार जब ये रील बनाए तो ब्रो कह के शुरू करें और कहें, हाथ जोड़ से आपसे माफी मांगता हूं, मुझे जेल भेज दो या जो करना है कर लो भैया, बच्चों मुझे माफ कर दो, भारतीय जनता पार्टी को माफ कर दो, अमित शाह साहब का इस्तीफा मैं दिलवा देता हूं, उन्हें निकाल बाहर करता हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो। जी जी,
नरेंद्र मोदी और बीजेपी क्या इन सब के बीच मूल मुद्दे को यहाँ से भटकाने में अभी भी लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी ने जो बात कही है, प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर शकील जी आपके पास भी आता हूँ। राहुल गांधी ने जो बात कही, अभी तमिलनाडु गए, वहाँ उन्होंने उन परिवारों से नीट पेपर लीक में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उनसे मुलाकात की। और मुद्दा क्या है? मुद्दा पेपर लीक और उसमें बच्चों ने अपनी जान दे दी, और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, इस आंदोलन की शुरुआत होती है। गंभीर मुद्दा है। अब आप इन बच्चों को गुमराह कह रहे हैं, भटके हुए बच्चे। गुमराह तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी उन 22 परिवारों से में से किसी से आपने बात नहीं की, मुलाकात नहीं की, उस पर कुछ नहीं कहा। अपनी सरकार को बचाने के लिए आपने सबको मैदान में उतार दिया है। रामदेव व्यापारी जो है उसको भी उतार दिया आपने किसको किसको नहीं उतारा? अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को उतार दिया, सबको उतार दिया है, लेकिन अभी भी मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। और परिणति यह है कि आपको पहली बार इस्तीफा लेना पड़ा है, जहां आपके ही राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारी कैबिनेट में ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। वहाँ आपको इस्तीफा देना पड़ा। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री संसद में नरेंद्र मोदी तो संसद भी नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री संसद आके भी लोकसभा या राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा अमित शाह की पहरेदारी बढ़ा दी गई है। नरेंद्र मोदी के दरवाजे पे पहुंच गया विपक्ष का नेता, सब कुछ। लेकिन मूल मुद्दे से भटका कर, और जो बहुत गंभीर बात यहां स्वामी जी भी कह रहे थे, जिस भी अंदाज, स्वामी जी का अपना अंदाज है, लेकिन मुद्दों में यह भी गंभीरता है जो स्वामी जी यहां रख रहे थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इन चीजों के साथ नरेंद्र मोदी इस संकट से अपने आप को उबार रहे हैं, लगता है, या संकट गहराता जा रहा है? प्रशांत जी। है राजीव जी, जो हम लोग बात कर रहे हैं, पेपर लीक, 21 बच्चों की आत्महत्या और लगातार पेपर लीक। ये नीट के बाद भी कई पेपर लीक हो गए, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, और ये सारे पेपर लीक, जैसे स्वामी जी ने कहा, बीजेपी शासित प्रदेशों में ही हो रहे हैं। तो पेपर लीक, बच्चों की आत्महत्याएं, बच्चों का भविष्य, और उसके बाद जब बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, युवा इकट्ठा हो रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता को लेकर, सरकार की जवाबदेही तय करने को लेकर, तब आपने किलो लगी लाठियां उनके ऊपर बरसाई, आंसू गैस बरसाए, पैलेट गन चलवाया, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया कि वो किसके आदेश पे चली पैलेट गन। एक भी पुलिस वाले पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इंस्टाग्राम पे आप रील बना रहे हैं बच्चों को गुमराह करने के लिए, लेकिन ये बच्चे राजीव जी बहुत स्मार्ट हैं। मैंने कई ऐसी रील्स देखी हैं 18 साल 19 साल के बच्चों की, जो कह रहे हैं कि बीजेपी देश नहीं है। वो बीजेपी को समझा रहे हैं कि देश, बीजेपी और सरकार तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये इतनी समझ इन बच्चों में है, इस जनरेशन में है, और इसको आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। याद कीजिए, जंतर मंतर पे हम लोग जब जाते थे तो नारे कैसे रखते थे, बाल नरेंद्र, याद है आपको नारा? वो यही जेंजी चलने लगा रहा था, उसको सब मालूम है। इनके मगरमच्छ की कहानियां, चाय बेचने की कहानियां, उसको सब मालूम है। वो पूरी झूठी कहानियां, प्रोपेगेंडा उसको मालूम है सब, और उसका उसने मजाक उड़ाया। उसको आप कह रहे हैं गुमराह। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बेटियों से बड़ा आहत है, लड़कियों से बड़ा आहत है गाली, उनके संस्कारों पर सवाल उठा दिए। और उसके बाद, उसी रील के बाद, पहले से तो होता ही रहा है, इन लड़कियों के ऊपर जिनकी माफी मंगवाई पुलिस से, उनको भी बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, उनको भी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं।
रेप की धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। इनके ट्रोल्स जो हैं वो सोशल मीडिया से उनके नाम पते जो है वो उजागर करने को कह रहे हैं कि इनके नाम पब्लिक करो, इनके एड्रेस पब्लिक करो। पुलिस पहुंचे इनके घरों में, और पुलिस पहुंच रही है, माफिया दिल मंगवा रही है। वो वीडियो देखने से लग रहा है कि जबरदस्ती उस बच्ची से बुलवाया गया है। ये सब चीजें जो हो रही हैं, पहली बात की लड़कियां 500,000 साल से गालियां खा रही हैं। लड़कियों को अधिकार क्यों नहीं है? मैं किसी गाली को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात आपने कही कि लड़कों से आहत नहीं है, लड़कियों से ज्यादा आहत है। क्यों भाई? यही मनुस्मृति है, यही आरएसएस की विचारधारा है कि महिलाओं के अधिकार नहीं है अपनी आवाज उठाने के। आपके ऊपर प्रताड़ना होगी, लेकिन आपको आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। आपके ऊपर हम कीलों के डंडे चलाएंगे, आपके ऊपर हमारी पुलिस जो है आपके प्राइवेट पार्ट में डंडे से हमला करेगी, लेकिन लड़कियों को प्रतिरोध का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति, ये आरएसएस की विचारधारा है। दूसरी बात राजीव जी, कि हम जिस जनरेशन से आते हैं, इस जनरेशन ने तो नरेंद्र मोदी को ही देखा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ये जो बच्चा जंतर मंतर में था, ये तो प्राइमरी नर्सरी में था बेचारा जी। इसने तो अपने होश में प्रधानमंत्री मोदी को ही देखा। तो ये गालियां सीखी किससे उसने? हमने अपने जीवन काल में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, चरण सिंह, देवेगौड़ा, आई के गुजराल प्रधानमंत्रियों को देखा। कईयों के इंटरव्यू लिए, कईयों की रैलियों में गए, सबकी रैलियों में गए। एक भी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के पहले एक भी प्रधानमंत्री ने ऐसी गंदी भाषा नहीं इस्तेमाल की कभी भी। पब्लिक मीटिंग से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पब्लिक मीटिंग से कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, कभी अब मुझको याद नहीं है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की भी तमाम सारी रैलियां कवर की हैं, इंदिरा गांधी को भी सुना है मैंने, राजीव गांधी को भी सुना है, तमाम प्रधानमंत्रियों को सुना है पब्लिक मीटिंग्स में। उनके सबके वीडियोस भी यूट्यूब में। एक भी प्रधानमंत्री का ऐसी गलीज भाषा का इस्तेमाल करने का उदाहरण नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल संसद में और संसद के बाहर करते हैं, और उसी का प्रतिफल उनको मिल रहा है। आप जो बोएंगे, बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम नहीं पैदा होगा, उसका प्रतिफल मिल रहा है। आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी की भी होती थी, इंदिरा गांधी की भी होती थी, किसी ने गालियां नहीं दी उनको। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी की भाषण सुनेंगे आप, और अभी भी आप देखिए, अभी भविष्य में आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, जैसे चुनाव में जाएंगे तो वो दीदी टाइप और भैंस चुरा लेंगे, वो सब वापस आ जाएगा। और एक आखिरी बात, बाकी बातें मैं करूंगा, लेकिन बाकी इस सेशन में देखिए, जंतर मंतर का जो आंदोलन था वो बहुत व्यापक था। उसने भारत की लोकतांत्रिक अंतरात्मा को झकझोर दिया, और केवल जेन जी नहीं, अक्रॉस जनरेशंस, स्वामी जी की जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन, सबको झकझोर दिया उसने। और इस आंदोलन का अब व्यापक हो रहा है। और आप देखिए ना कि कहां कहां से वो खाने के सामान आ रहे, न्यूयॉर्क से, बेंगलोर से, लंदन से, दुबई से। इसका विस्तार देखिए। और इसके बाद जब आपने हमला किया है तो इसका और विस्तार हो रहा है। और अगला आंदोलन जेन जी और जेन अल्फा का होगा, वो भी तैयार हो गए हैं। वो चिंगारी भी हमने देख ली पिछले 4-5 दिन में। तो ये आंदोलन व्यापक हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, उसमें क्या छेद हैं, क्या गलत स्ट्रेटजी है, किस ट्रैप में नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, ये अगली बार आएंगे तब बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। 15 साल की लड़की रुचिका से माफ़ी मंगवाई गई, अभी जिक्र कर भी रहे थे प्रशांत जी आप भी। और 15 साल की है, सरेआम सोशल मीडिया पर वीडियो डाल के और वो बच्ची माफ़ी मांग रही है। अब देख रहा हूँ कि कई लोग उसके सपोर्ट में आए हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस भी सपोर्ट में है।
इस मामले पर नेहा बोरा जो आयशा की चीफ हैं वो क्या कह रही है आप जानते हैं कि 23 दिनों तक 23 डेज वो हंगर स्ट्राइक पे थी। क्या कह रही हैं ज़रा उस वीडियो को देखते हैं। वीडियो शेयर किया है उन्होंने और उसके बाद सीधे आता हूँ शकील जी आपके पास और अंशु जी आपके पास भी। सुनिए ज़रा इस वीडियो को। अपने से 4-5 गुना कम उम्र की लड़कियों को पब्लिकली जान से मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना और इस सब प्रेशर में उससे कैमरे पे माफी मंगवा करके बहुत शूरवीर महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हुई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को इस कदर परेशान किया कि जो लड़कियां अपनी आवाज उठा रही थी, साफ भाषा में अपनी डिमांड्स रख रही थी, उन लड़कियों को आपने मजबूर किया कि वो पब्लिकली कैमरा पे आकर के आपके सामने रोएं, आपके सामने माफी मांगे। कभी माफ नहीं करेगा इस देश का नौजवान और इस देश के छात्र आपको लगता होगा कि आपका वो अहंकार जिसे छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के तोड़ दिया था, वो अहंकार वापस जिंदा हो गया है एक 15 साल की लड़की से माफी मंगवा करके। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वीडियो पे जिस पे आज आपको गुमान हो रहा है, ये वीडियो आपको आगे आने वाले सालों में हर दिन परेशान करेगी। ये वीडियो आपके इस्तीफे का, आपकी सत्ता से बेदखली का कारण बनेगी। वादा करते हैं हम आपसे। तो सुन लिया आपने शकील जी, साफ साफ 15 साल की लड़की, और ये सिर्फ एक लड़की नहीं, कईयों को आप थ्रेट, रेप का, जेल में डालने का, भविष्य खराब करने का। ये बच्चे भविष्य सुधारने के लिए वहाँ थे। इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय इन्हें दिख रहा था। ये परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए वहाँ थे। और अब आप क्या कर रहे हैं? जो गंभीरता है जिसकी बात मैं अभी आपसे पहले प्रशांत जी के पास आया था तब भी कह रहा था, उस गंभीरता से बाहर ले जाने की कोशिश, क्या ये साजिशन हो रही है? शकील जी। सबसे पहले शाबाश नेहा बोरा, यही जज्बा है आज के स्टूडेंट का, आज के जेन जी का, आज के युवा का। इस तरह आप अगर लड़की को अकेली करके दबाओगे, डराओगे, तो बाकी स्टूडेंट चुप नहीं रहेंगे। और यही नेहा बोरा ने बताया है। बहुत अच्छा बताया उसने, बहुत साफ शब्दों में बताया उसने कि हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ये जो आप एक अकेली लड़की को दबा रहे हो, डरा रहे हो, 15 साल की, कहाँ है बाल अधिकार आयोग? बाल अधिकार आयोग कहाँ है? एक माइनर गर्ल के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, बाल अधिकार आयोग सोया हुआ है। ये सारी चीजें जेन जी जानता है, युवा जानता है, वो इसका हिसाब करेगा। क्या बोला नेहा बोरा ने? हमने सोचा था कि आपका अहंकार खत्म हो गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, आप उसको जिंदा करना चाह रहे हो, वो नहीं होगा। हम आपका इस्तीफा लेंगे। आपका इस्तीफे का मतलब प्रधानमंत्री जी आपका। आप स्टूडेंट से कह रहे हो रील में कि कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से सीखो। वो तो हमेशा सीखते हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हो? आपको मालूम है कि 12 साल में आपने क्या गलतियां की हैं? 12 साल में आपने आखिर यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए किया क्या? 30 लाख नौकरियां जो हैं, सरकारी नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली पड़ी हुई हैं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। 1 लाख अस्पताल बंद हो गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? रील बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत और विभाजन कर रहे हैं। उठा के ले जाएगा मंगलसूत्र। अभी राजीव जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि असली मुद्दा क्या है। इन सब में उलझा रहे हैं ये, जो इनका हमेशा का काम है, भावनात्मक इशू।
वो एक गालिब साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। ये बच्चे भी मुंह में जबान रखते हैं, इन्होंने बता दिया, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अरे मुद्दा क्या है मोदी जी? मुद्दा ये है कि आपने सारे शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में, जहां पे पेपर सेट होते हैं वहां आरएसएस के लोगों को भर्ती कर दिया जी। वो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, वहां से पेपर लीक हो रहा है। अब ये पेपर लीक का बिल लेकर आए, राहुल गांधी ने बोला लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला राज्यसभा में कि बिल है क्या आखिर? ये है मुद्दा असली। कोई पूछे कि मुद्दा क्या है? ये है मुद्दा। ये बिल है जो कहता है कि अब पेपर लीक अगर होगा तो हमने सजा को इतना बढ़ा दिया। वाह, पेपर लीक होगा ये आपने मान लिया, उस सजा को, उस जुर्माने को इतना बढ़ा दिया। जुर्माना देने की हैसियत है उन लोगों के पास। आपने ये नहीं बताया कि पेपर लीक रुकेगा कैसे। राहुल ने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि भाई इस देश में बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, शिक्षाविद हैं, उनको यूनिवर्सिटीज में लाओ, उन्हें वीसी बनाओ, उन्हें पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दो। आपको ये एयरफोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर एयरफोर्स नहीं लाता। एयरफोर्स का काम है देश की सीमाओं की रक्षा करना। क्या कर रहे हो आप? वायु सेना से आप क्या काम करवा रहे हो? आपका काम था कि आप एक ऐसा बिल लाते, एक ऐसी व्यवस्था करते कि यूनिवर्सिटी में, शिक्षण संस्थाओं में केवल योग्य लोग रहेंगे, आरएसएस के लोग नहीं रहेंगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। तो राजीव जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जहां तक गालियों की बात है, कह रहे हैं मेरी स्वर्गीय माताजी को दी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की माताजी को कितनी दी? राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी की माताजी को कितनी दी? और राजीव गांधी के पिताजी, माताजी इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितनी दी? क्या बात कर रहे हो आप? कौन कौन सी गाली नहीं दी गई है? गाली इशू नहीं है। गाली के बारे में आप कह सकते हो गलत है, सब कहते हैं, उसको कोई बचाव नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं, वो मुद्दा नहीं है गाली। एक 15 साल की लड़की को लाके आप उससे माफी मंगवा रहे हो। वो जो इसके लिए बच्चे कहते हैं वो सही कहते हैं, जो इनकी समझ में कभी नहीं आएगा, वास्ते गुना हुईया, ये एक ध्वनि है, ध्वन्यात्मक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं उनके पास जिसके अर्थ जो है आप चाहे जितने निकाल लो। तो ये जो शब्द है, ये मोदी जी से यही कहता है कि जनाब आप कर क्या रहे हैं? आप खुद जो है अपनी राह को मुश्किल करते चले जा रहे हैं। आपको चाहिए ये कि यूनिवर्सिटी से सारे आरएसएस के लोगों को निकालो, शिक्षण संस्थानों से निकालो, पेपर लीक अपने आप बंद हो जाएगा। नौकरियां दो, जो 30 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं सरकारी, कल उनकी घोषणा कर दो कि भर्तियां होंगी, और भर्तियां ईमानदारी से होंगी। भर्ती परीक्षा जो होगी वो कैंसिल नहीं होगी। देखिए, सारे के सारे छात्र अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अब ये यहां बता दें, 8 तारीख को कांग्रेस प्रयागराज में अपना छात्र सम्मेलन करने जा रही है। प्रयागराज में बहुत बड़ा सम्मेलन है, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। और 9 तारीख को, 9 अगस्त, बड़ा ऐतिहासिक तारीख है 9 अगस्त, याद रखिए सब लोग। 9 अगस्त का मतलब है जो महात्मा गांधी ने कॉल किया था, भारत छोड़ो, यस जी, क्विट इंडिया जी, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 9 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में छात्र सम्मेलन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक, एक सिंबल है, बहुत छोटा सा। असली मुद्दा है कि छात्र और युवाओं को न्याय मिले, और इस न्याय, सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर पैलेट गन चलाने का आदेश जिसने दिया था उसका इस्तीफा हो। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर मुद्दा यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण, और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने रील बनाकर बच्चों को, जेन ज़ी को संबोधित किया और बताया कि महिलाएं जो बच्चियां हैं वो बहकी हुई, भटकी हुई हैं। कल्चरल शॉक लग गया नरेंद्र मोदी को जब उनकी जुबान से गालियां निकली। हालांकि गालियां अपनी संस्कृति में भी है, शादी ब्याह बाकी चीज़ों में आप लोग गालियां सुनते होंगे,
महिलाएं देती हैं, खूब गाती हैं, गा गा कर गालियाँ सुनाया जाता है। ये सब कुछ है, और ख़ासकर मिथिलांचल में तो बहुत ज़्यादा है। जो बिहार के लोग हैं मिथिलांचल को जानते हैं, उधर तो और भी ज़्यादा है, आप लोग जानते होंगे। और ये पूरा रचा बसा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत तूफान आ गया, बहुत ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आखिर ऐसी बातें उन्होंने क्यों की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री एक कैमरामैन को, ANI के कैमरामैन को सीधे गाली देते हुए संबोधित करते हैं। प्रेम शुक्ला भरी डिबेट में कि कांग्रेस प्रवक्ता की मां को क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो बहुत कुछ कहा। तो कम से कम अपनी जुबान देख लेते, अपने कुनबे को देख लेते, फिर उसके बाद बात करते। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दूसरी बात कर रहा हूँ, जिस तरफ शकील जी आप भी लेके गए, प्रशांत जी भी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी, आना चाहता हूँ अंशु जी आपके पास। मुद्दा ये नहीं है कि गाली किसने दी, मुद्दा ये है कि गाली देने के लिए मजबूर किसने किया। और आज भी 15 साल की बच्ची से आप सोशल मीडिया पर वीडियो डलवा के माफ़ी मंगवा रहे हैं। सही कह रहे थे शकील जी अभी, कहाँ है बाल अधिकार आयोग, कहाँ है वो? सारे आयोग खत्म, ये माना जाए। बच्चों के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को आप रेप की धमकी दे रहे हैं। आपके जो भगवाधारी लोग हैं, जो राइट विंग के बड़े बड़े नेता हैं, वो जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। यही चल रहा है। खबरें जो आ रही हैं सोशल मीडिया इधर उधर से, सबके प्रमाण हैं। अंशु जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राजीव जी आप यहाँ पर, कि पहली बात तो ये है कि युवाओं ने या जेनजी ने आपसे कब कहा था कि आप हमें माफ करें। मतलब आप जबरदस्ती आकर यहाँ पर खुदा बनकर, भगवान बनकर माफी दे रहे हैं। किसी ने आपसे माफी नहीं मांगी, किसी ने नहीं कहा था कि आप उन्हें माफ करें। उल्टा आपको माफी मांगनी चाहिए थी कि जिस तरीके से इस पूरी की पूरी पीढ़ी को आहत किया गया। जो बच्चे अपना हक मांग रहे थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके साथ पेट्रोल किया गया, उन पे FIR की गई, और अभी भी आप वही सारी बातें कर रहे हैं। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि ये जनरेशन गैप उनके लिए बहुत ज्यादा है। चाहे वो रील बना लें, चाहे इंस्टा पे आ जाएं, चाहे सोशल मीडिया पे आ जाएं, वो किसी भी तरह इन बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक जनरेशन का गैप नहीं है, 2 का है। ये उनके पोते पोतियों की उम्र के बच्चे हैं और ये उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। इनके माता पिता या उनके दादा दादी की उम्र के लोगों को उन्होंने जिस तरह बहकाया था, अपनी छवि में उलझाया था, ये बच्चे उस पीढ़ी के नहीं हैं। दरअसल ये बच्चे पाखंड से जो भरी हुई पीढ़ी है उसके बिल्कुल ही नहीं है। और यही वजह है कि ये बच्चे गालियों को भी इतने रचनात्मक तरीके से पेश कर रहे थे और उसका जवाब इतने क्रिएटिव होकर दे रहे थे। भले वो गालियां थी, वो गालियां कितनी क्रिएटिव थी, वो मीम्स कितने क्रिएटिव थे, वो इन बच्चों की इस बात से समझा जा सकता है कि जब उन्होंने देखा था कि घर में भाई गालियां दी जाती हैं, जो पुरुष हैं उनके द्वारा महिलाओं के नाम की गालियां महिलाओं को दी जाती हैं, और वही पुरुष जब बाहर समाज में जाते हैं तो बहुत सभ्य बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये एक पाखंड है जो पूरी सोसाइटी में रचा जाता है। ये बच्चे उस पाखंड को तोड़ देते हैं। घर में गालियां दोगे, पर्दे के अंदर गालियां दोगे और बाहर बहुत सभ्य बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। गालियां आप दे रहे हो तो बाहर हम वही चीज पारदर्शी कर रहे हैं। सुनिए ना, वही गालियां आप घर में दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, तो अब आप हमारे मुंह से भी ये सुन लीजिए और उतने रचनात्मक तौर पे सुन लीजिए। ये उनकी एक प्रतिक्रिया भी है, उनका प्रतिरोध भी है, और ये आपको सिखाने की भी चीज है कि आप इतने पाखंडी मत बनिए। ये पाखंड हमें आपका बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारी जो जनरेशन है वो साफ सपाट बात करती है। आपकी ये पाखंड लेने के लिए हम इसके खरीदार नहीं है। सबसे पहले उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। अब वो जितनी भी रील बना रहे हैं, उतनी रील के बाद उनके और ज्यादा मीम बन रहे हैं। आपने जो दिखाया था उस बच्ची का, उन्होंने बता ही दिया कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप हमें बाबर
के औलादों से इक्वेट कर रहे हैं, हम उससे कुछ रिलेट ही नहीं करते हैं। 2026 में आप वो सन 90 के दौर का मतलब डिवाइड एंड रूल वाला चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं, वो हमारी जनरेशन के साथ चलेगा नहीं। तो जो चीजें आप इस जनरेशन के साथ करना चाहते हैं, उन बच्चियों को मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जितनी लड़कियां या बच्चियां या महिलाएं हैं, वही समाज में परंपरा की, भाई भाषाई शुद्धता की और सामाजिक बंधनों की और समाज में प्रतिमान गढ़ने की ठेकेदार वही है। केवल लड़कियां हैं ठेकेदार, और लड़कों को केवल आपने मतलब जायदाद में हक देने के लिए बनाया हुआ है। ये लड़कियां, अगर आप इनको समझते हैं कि ये भाषाई शुद्धता और आपकी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए अगर ये चौकीदार है, तो ये अपने हकों के लिए भी उतनी पहरेदार है। जो आज नेहा बोरा अभी खड़े होकर बोल रही हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम जवाब लेंगे। और आपने जो ये वीडियो बनाई है, ये जो सारी बातें कही है, भगवान बन के, खुदा बन के जो आप माफ करने की बात कर रहे हैं, अपने अंदर झांकिए, माफी आप खुद मांगिए। और ये वीडियो आपको आने वाले समय में बहुत महंगी पड़ेगी। वो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये बच्चियां वही हैं, ये आपकी यहाँ पर केवल संस्कृति और आपकी सृष्टि और आपकी भाषाई शुद्धता को बचाने की ठेका इन बच्चियों के माथे पर मत बांधिए। इनको इस तरह से जलील मत कीजिए, क्योंकि ये उसे लेंगी नहीं। ये आपकी इन बातों को ले ही नहीं रही है, तो ये बातें लौट के आप ही के पास चली जा रही हैं। और आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो अल्फा है, वो तो फिर आपकी और भी ज्यादा मतलब आपको अपमानित करेगी और आपके और भी ज्यादा आपको बेपर्दा करके रहेगी। तो आप ऐसा काम करिए ही मत। आप समझिए, ये देश की जनता है जो अपने लोकतांत्रिक हकों की बात कर रही है, तो उनको आप समझिए। इनको इस ट्रोल में मत फंसाइए कि अब इन पे एफआईआर कर रहे हैं गालियां देने पर। ऐसे अगर गालियां देने पर एफआईआर होगी, वो दीपिका सही कह रहे थे, तो सबसे ज्यादा तो बीजेपी के नेताओं पर होनी चाहिए, जो उन्होंने पूरा अगर कहा जाए गालियों का साम्राज्य बनाया, देश में एक गाली कल्चर पूरी तरीके से चलाया। महिलाओं की आप क्या बात करते हैं सम्मान की, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में बलात्कारी और महिलाओं का अपमान करने वाले लोग बैठे हैं, तो वो तो बीजेपी में बैठे हैं। और आप उनको फिर महिमा मंडित करते हैं। आपने ही बीजेपी में ये कल्चर दिखाया है भी, जो जितनी गाली देगा, जो जितना महिलाओं का अपमान करेगा, जो जितनी बदतमीजी बेहयाई करेगा, हम उसे उतने बड़े से बड़े इनाम देते जाएंगे। इन बच्चों ने तो यही देखा है। इन बच्चों ने कांग्रेस का रूल तो देखा ही नहीं था। इन्होंने वो शालीनता देखी ही नहीं थी। इन्होंने यही अभद्रता देखी है कि हमारे नेता कैसी बातें करते हैं, कितनी कितनी गालियां देते हैं, गंदी गंदी चीजें करते हैं। भाई इनके नेता तो सड़कों पर, हमने सभी ने वो वीडियो देखा है कि सेक्स करते हुए पाए गए हैं। क्या ये किस मुंह से कह रहे हैं? जो इनके नेता कह रहे हैं ये जेनजी जनरेशन है, जो गटर जनरेशन है, वो जो खुद बोल रहे हैं सांसद, उनके बारे में कैसे कैसे वीडियो हैं, उनके खुद की क्या क्या स्वीकारोक्ति है। उन्होंने खुद अपने वीडियो में ये बोला है कि भाई मेरे माता पिता को तो जान के आश्चर्य हुआ कि मैं 17, 18, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हूँ। मैं बच्चों से कहूंगी आप अपनी फ्रीडम लो, लेकिन सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ। वो ऐसी बातें कर रही हैं। फिर वो संस्कार सिखा रही हैं, आप होम मेकर बनो, आप अच्छे ये नहीं हो, आप गटर जनरेशन है, जो खुद स्वीकार करती हैं कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, मेरे साथ ये हुआ, मैंने सब चीजें की। तो आप जो इन बच्चों को ये बता रहे हो, तो आपका मजाक उड़ना तो स्वाभाविक है। मतलब वही बात है कि एक जिस तरह से मुहावरा है ना, चलनी दूसरे सूप को जिसमें 72 छेद। तो आपकी छलनी में तो खुद 72 छेद है, और आप इन बच्चों को सिखाने चले हो। इन बच्चों में कोई पाखंड नहीं है, इन बच्चों में कोई बनावट नहीं है, इन बच्चों में किसी भी तरह का ये झूठा कोई भ्रम नहीं है। इन्होंने आपका भ्रम तोड़ा है। ये आने वाली जनरेशन है। 2029 तक आप तैयार रहिएगा। मुझे तो लगता नहीं 29 तक आप देख पाएंगे, लेकिन ये जनरेशन जो देगी अब वोट, वो आपको तो देने नहीं वाली है। वो तो बदलाव चाहती है। आज ये डर साफ नजर आ रहा है, बीजेपी के अंदर ये डर साफ नजर आ रहा है। क्यों अमित शाह ने अपने घर के बाहर इतनी ज्यादा सुरक्षा कर ली है? क्यों नहीं वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं और जो बच्चों की आत्महत्याओं के ऊपर आकर जवाब दे रहे हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि इन बच्चों के ऊपर पैलेट गन और AK-47 क्यों लगाई गई है, क्यों चलाई गई है? तो ये आपका डर बता रहा है कि आपको मालूम है ये जनता अब ये कह रही है, जो जेनजी ने शुरू कर दिया सवाल पूछना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये भाव अब देश में जगा दिया है। आपका डर खत्म हो गया है। जिस डर से आप अपनी पार्टी में दहशत फैलाते थे, देश में फैलाते थे,
वो पूरा इस जेनजी ने खत्म कर दिया। तो ये जेनजी तो हम कहेंगे हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी है कि हम सब लोगों का डर इसने खत्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये जनरेशन जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ज़रा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, फिर स्वामी जी के पास। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आज रात को भी बनाने वाले हैं रील का इंतजार करें? बिल्कुल बना सकते हैं राजीव जी। अब तो उनका मन करता है बहुत, रात में 12 बजे उनका मन करता है और बच्चियों से बात करने का मन करता है, बात ही करते रहे। तो आज भी रात बात करेंगे मोदी जी। उनके पास सुविधा है रात को 12 बजे रील बनाने की। हम लोगों को तो पास राजीव जी इतने काम होते हैं कि रात के 12 बजे रील बनाए कि सुबह की तैयारी करें दफ्तर जाने की, रात दिन भर के थके हुए सोए कि सुबह जल्दी समय से उठना है। प्रधानमंत्री, उनके पास रीलबाजी के अलावा कोई काम ही नहीं है। संसद जा नहीं रहे हैं, विदेश जाना आजकल रुका हुआ है, तो इसलिए उनके पास कोई काम ही नहीं है। जो काम है तो रील बनाने का, ये रात को फिर बनाएंगे रील। लेकिन राजीव जी, जो प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है वो बच्चियों के उससे हुई है। और राजीव जी, एक अकबर इलाहाबादी का शेर है, उसको गजल के रूप में गाया भी इन्होंने पंकज उदास ने। और वो ये है कि बेपर्दा नजर आई जो चंद बीवियां, अकबर गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा कहाँ गया, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो राजीव जी, ये मर्दों की अक्ल पे जो पड़ गया पर्दा, वो मर्दों की तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी जरूर सबूत दे रहे हैं कि उनको परेशानी बच्चियों की गालियों से ही हो रही है। अब राजीव जी, सवाल यहाँ ये है कि ये गालियां मोदी जी तक तो पहुंच रही हैं। इसका मतलब हमारे भारत शर्मा जी हैं राजीव जी, उन्होंने तमाम चिट्ठियां लिखी अपने यहाँ पाती प्रधानमंत्री के नाम, आज तक किसी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। तमाम लोग चिट्ठियां लिख के थक गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यानी कितनी चिट्ठियां लिखी होंगी, राहुल गांधी ने यानी कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, एक भी चिट्ठी का जवाब मोदी जी की तरफ से नहीं आया राजीव जी, प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी जी को यह जरूर मालूम पड़ गया कि लड़कियों ने जो है बच्चियों ने उनको गालियां दी हैं, ये उनको मालूम पड़ गया। तो भाई प्रधानमंत्री जी, क्या आप सोशल मीडिया पर जाके यही देखते हैं कि कौन कौन आपको गालियां दे रहा है? इतना टाइम है आपके पास? या इसके लिए भी आपने पूरी अपना लगा रखा है सिस्टम कि देखो कौन कौन गालियां दे रहा है, कितनी गालियां दे रहा है, कितने किलो गालियां दे रहा है? अभी तक तो प्रधानमंत्री कहते थे कि मुझको रोज 2.5 किलो गालियां दी जाती है, पता नहीं कितनी बताएंगे कितनी गालियां दी जाती हैं। लेकिन राजीव जी, सवाल यहाँ ये नहीं है कि किसने गाली दी, किसने गाली दी नहीं दी। सवाल यहाँ ये है राजीव जी, और हम लोगों ने सुबह भी इस बात का जिक्र किया था, आप लेके आए थे सुबह ब्रेकिंग, कि आप 15 साल की बच्ची के वीडियो को तमाम IT सेल जो है उसको शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पर, चेहरा भी उसका ब्लर नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी का सोशल मीडिया अकाउंट जो एक्स हैंडल जो है वो इस आरोप में बंद कर दिया गया कि साहब वो किसी से मिलने गए थे, जो एक रेप सर्वाइवर थी उसके घर में, जो रेप विक्टिम थी उसके घर, और उसके पिता का शायद सामने चेहरा आ गया था, इसके आधार पे बंद हुआ था। यहाँ तो राजीव जी, आप जो है नाबालिग बच्ची जो उसका सब शेयर कर रहे हैं, पूरा कर रहा है। और नेहा बोरा जो कह रही है राजीव जी, हम लोग भी लगातार ये कह रहे हैं, और कल यूथ कांग्रेस ने रैली भी निकाली, जिस तरीके से उसके परिजनों को परेशान किया गया, उसको परेशान किया गया। यानी राजीव जी, मोदी जी का पूरा सिस्टम जो है, देश का पूरा जो एक तरीके से कहा जाए प्रधानमंत्री का सिस्टम जो है, वो एक 15 साल की लड़की से इतना चढ़ गया कि मोदी जी को आकर माफी देनी पड़ेगी बिना मांगे हुए। अब मोदी जी माफी देते फिर रहे हैं। ये माफी नहीं दे रहे हैं मोदी जी, राजीव जी रील के जरिए भी धमका रहे हैं। ये माफी नहीं दे रहे हैं, ये इसके जरिए बता रहे हैं कि देखो हमने जो किया है ना उस 15 साल की बच्ची के साथ, हम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए अब गाली मत देना। अभी तो हम माफ किए दे रहे हैं, आगे माफ नहीं करेंगे। शायद मोदी जी ये बताना चाहते हैं। अब देखना राजीव जी, वास्तविक दुनिया जो भी वो समझ में आया मोदी जी की कि नहीं आया, वो अलग मसला है। लेकिन राजीव जी, सरकार की टेंशन निश्चित तौर पर बढ़ती जा रही है, ये साफ समझ में आता है राजीव जी, और इसलिए टेंशन बढ़ती चली जा रही है। अगर मोदी जी की एक हफ्ते में 4 रील आ जाए राजीव जी, यानी आप अभी तक जो थे वो इस जेनजी पीढ़ी को आप सुनने को तैयार ही नहीं थे। आपका ही आदमी जो था वो 18-19 दिन तक बैठा था अमरनाथ पर, आपने उठा के डंडा डोली करके और चादर में लपेट के उसको फेंकवा दिया। 23 दिन तक ये नेहा बैठी नहीं, आपने इनकी बात भी नहीं सुनी। यानी आपके घर से 500 मीटर दूर पर लोग बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यही पीढ़ी कर रही थी, तो आपको वो सभ्य बातें समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या मांग कर रही है पीढ़ी। और जब वो गालियां सोशल मीडिया पे आ गई तो आपको मालूम ही पड़ गया कि बच्चियां जो है वो आपको गालियां दे रही हैं। तो भाई इसका मतलब आप यही ढूंढते फिरते हैं कि कौन आपको कहाँ गालियां दे रहा है। आपके पास देश के लिए काम करने का समय ही नहीं है, और देश के लिए अगर काम करने का समय होता तो आप देखते कि लोग आपसे क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है।
विकास कहाँ गया ये पूछा जा रहा है, तेल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं ये पूछा जा रहा है, अस्पतालों की क्या हालत है ये पूछा जा रहा है, रेलवे का आपने कैसे सत्यानाश कर दिया ये पूछा जा रहा है, अस्पतालों की आपने दुर्दशा कर दी, स्कूलों की आपने दुर्दशा कर दी, यूनिवर्सिटीज की आपने दुर्दशा कर दी, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल तो आपको सोशल मीडिया पर कहीं नहीं मिले। मिला आपको क्या कि 15 साल की एक बच्ची ने आपको गाली दी, आपको ये मिला। तो राजीव जी जो ढूंढने के लिए जाएंगे तो वही तो मिलेगा। आपने अगर ये देखा होता कि जनता आपसे क्या सवाल कर रही है, राजीव जी हम लोग खूब कहानियां पढ़ते रहे बचपन में भी कि राजा जो थे वो वेश बदल कर जाया करते थे कि उनके विषय में जनता क्या कह रही है, ये उसके जानने के लिए, क्योंकि मंत्री और जो वजीर हुआ करते थे वो सब गुमराह किया करते थे, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो करके। तो यहाँ तो राजीव जी अगर सरकार की जय हो, सरकार की जय हो आपके कर भी रहे लोग, तो आप कम से कम सोशल मीडिया जब मिल गया आपको वेश बदल के जाने की आवश्यकता भी नहीं है जी। आप देख सकते हैं। तो आप देखिए लोग आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, तो आपके पास ये समय नहीं है कि आप किस तरीके से हैं। लेकिन राजीव जी एक समझ आ रहा है मोदी जी की देह भाषा जो है, जिसको बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं और शायद मोदी जी ने इसको शुरू किया था, ये अब बता रही है कि इस नई पीढ़ी ने मोदी जी का अहंकार जो है, उनका घमंड जो है वो चकनाचूर कर दिया है। और इतना ज्यादा चकनाचूर किया है कि मोदी जी को रात को 12-12 बजे आकर राजीव जी 4-4 रील जारी करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्वामी जी के पास आना चाहता हूँ। स्वामी जी, मूल मुद्दा जो है उधर ध्यान जाता हुआ सरकार का दिखाई दे रहा है क्या? ये जो हम लोग 25 तारीख को जो कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच जो समझौता हुआ है, क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मात्र से सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं और उसके बाद रील बनाना? राजीव जी, मेरे ख्याल से तो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसका अंदाज़ा मोदी जी को हो गया। असल में अब ये लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं इन्होंने क्या सोच के किया था और क्या किया। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को गरियाने में लगे हुए हैं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी से नेगोशिएशन करने गए थे, फिर ये कह रहे हैं कि साहब इन लोगों ने हिंसा भड़काई, गालियां दी, फिर उनसे नेगोशिएशन किया, उनसे हाथ मिलाई, फिर उसके बाद जो उनसे वादा किया था उससे वादा खिलाफी की। अब आप देखिए जो पुणे के अंदर हुआ, इसका मतलब ये है जैसे अभी कहा प्रशांत जी ने कि विदेश भी जाने की स्थिति में अब ये नहीं, क्योंकि अगर ये विदेश जाएंगे वहाँ पत्रकार घेरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि भाई आप अपने यहाँ जो अपने जर्नलिस्ट हैं उनको बोलने क्यों नहीं देते और मन की बात आप क्यों करते हैं। अच्छा, आप ये देखिए देश के अंदर भी वही स्थिति हो रही है। अब अमित शाह साहब तो गए थे पुणे सोच के कि वहाँ अपना सेफ इलाका है, डबल इंजन की सरकार है, हमारे साथ वो नहीं होगा। अब आपने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने भी अभिजीत दीपके का समर्थन कर दिया और वहाँ पे जो प्रकाश अम्बेडकर साहब हैं जो बहुजन अघाड़ी है उसने भी उनका समर्थन कर दिया, कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। तो आज की स्थिति तो ये हो गई है कि न तो ये विदेश जा सकते हैं क्योंकि पत्रकार इनको घेर लेंगे, देश के अंदर इनको देश की जनता घेर लेगी, जंजी घेर लेगी, जन अल्फा घेर लेगी। तो देखिए वास्तविकता में तो अब ये मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह, क्योंकि ये बच्चों की मनोभावना को समझ नहीं रहे। मेरे ख्याल से अगर 2-4 साल इन्होंने टीचिंग कर ली होती, या मान लीजिए अगर पिता बन गए होते और बच्चों को इन्होंने पाला होता। देखिए जब मेरा पहला बेटा राजीव जी पैदा हुआ था तो मेरे एक अंकल थे, मेरे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त, जब पहला बेटा हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल आके कहा कि अखिल अब तुम्हें नीचे देख के बात करने की आदत पड़ जानी चाहिए। अभी तक अपने पिता से और बाबा से सिर उठा के बात करते थे, अब ये छोटे बच्चे से बात करोगे सिर झुका के बात करनी होगी। देखिए बच्चों से उनके स्तर पे बात करके आपको उनसे जब बात कर रही हैं उनसे उनकी मनोभावना को समझना, उनकी साइकोलॉजी को समझना, उनकी साइकोलॉजी को एनालाइज करना। और मोदी जी से, उनसे उम्र में 2 साल छोटा हूं लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं, आप बच्चों की साइकोलॉजी को मोदी जी समझ नहीं रहे हैं। जो ये कर रहे हैं आपको एडवाइजर गलत रास्ता दिखा रहे हैं और बच्चे आपके विरोध में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते जा रहे हैं। और ये 14-15 साल की बच्ची के साथ जो आपने किया है, ये बिल्कुल नेहा बोरा ने सही बात की है। ये एक ऐसा उदाहरण आपने पेश कर दिया है, बच्चों को आपने उत्तेजित कर दिया है। और ये जहां जहां आप हिंदुस्तान के अंदर जाएंगे, तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी, अमित शाह साहब को हटा दीजिए, वरना अगर आपने अमित शाह साहब को नहीं हटाया और आज आपने तहसीन पूनावाला को हाउस अरेस्ट कर लिया और अरविंद केजरीवाल अब 100 आदमियों के साथ मोदी जी के घर के सामने धरना देने जा रहे हैं, सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। और वास्तविकता ये है कि बच्चों की अगर साइकोलॉजी को आप नहीं समझेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, अगर उसको छेड़ने का और उनको उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे तो आपका बहुत
अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी है जैसे भी है, चुनाव आयोग के माध्यम से आप चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन क्योंकि आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, थोड़ी मर्यादाओं का ध्यान रखिए और बच्चों को कैसे डील किया जाता है, बच्चों से कैसे बात किया जाता है। अगर मुझे पीएम आवास में बिठा दें, बुला लें, तो मैं आपको 1 घंटे में एक टॉक दूंगा, एक लेक्चर दूंगा और आपको समझ में आएगा कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी। सरकार की एक बात अभी आप सुने होंगे, अगर इथेनॉल नहीं मिलाते तो 125 रुपये का पेट्रोल आप खरीद रहे होते। खैर ये सब ये मैं बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी अहंकार जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, और जब अहंकार ख़त्म नहीं होगा तो फिर आप दमन की तरफ बढ़ेंगे, और ये दमन की राह जो है वो दिखाई दे रही है। जिस ढंग से जंतर मंतर को आज की तारीख में चारों तरफ से आपने सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें हैं वही हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, बगल में है। हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे अपने इस पे दिखाया, वहाँ का वीडियो दिखाया है कि क्या हालत बना रखी है। तो इसलिए ये जो दमन की राह है, और उसमें जिस ढंग से नरेंद्र मोदी, क्योंकि लीडर वही हैं, सबसे ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कैसे देखा जाए, क्या समस्या का समाधान दिखाई देता है आपको? मुझको तो नहीं लगता राजीव जी। और ये जेन जी ने क्या किया है इस आंदोलन में, कि एक कहानी हम सब ने पढ़ी है बचपन में, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, राजा के नए कपड़े। एक राजा था जिसने बहुत उसको बढ़िया बढ़िया रोज नई पोशाकें दिन में 4-5 बार बदलने का शौक था। तो उसने फरमान दिया कि हमारे लिए कोई एक नायाब कपड़ा बना के लाओ। तो उस शहर के जुलाहों ने क्या किया कि उनको कोई कपड़ा पहनाया ही नहीं, और ये कह दिया कि ये कपड़ा सिर्फ उनको दिखेगा जो 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 सच बोलता है, जो झूठा आदमी उसको ये कपड़ा नहीं दिखाई देगा। तो राजा साहब बगैर कपड़ा पहने निकल गए बाजार में नगर भ्रमण पे। एक छोटे से बच्चे ने कह दिया उंगली उठा के कि राजा तो नंगा है। जंतर मंतर के जेन जी ने यही दिखा दिया, उसने दिखा दिया कि राजा तो नंगा है। ये कहानी हमको दिखाई देती है जेन जी की। अभी आप देखिए, इन्होंने, मैं उनके पीआर में बात कर रहा हूँ, देख रहा था कि क्या उनकी स्ट्रेटजी है, जो आप बात कर रहे हैं कि कामयाब होगी कि नहीं होगी। सोशल मीडिया राजीव जी भरा पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे उस कल की रील के बाद साबुन का फेना लगा के, सफेद दाढ़ी, हंसी भी आ रही देखकर कि वो शैम्पू का फेना लगा के सफेद दाढ़ी करके रील्स बना रहे हैं और नकल कर रहे हैं इनकी, और वो पूरा इंटेलिजेंट तरीके से उड़ा रहे हैं। हम जंतर मंतर पे गए, हम जानते हैं राजीव जी कि कितनी चिढ़, कितनी नफरत गोदी मीडिया के एंकर्स की वहां पे है बच्चों की, इस जनरेशन में, और इसके अगले की जनरेशन में तो और ज्यादा होगी। अब हुआ क्या है, पिछले 3-4 दिन में नरेंद्र मोदी उसी अपने पुराने इको चैम्बर्स में घुस गए हैं। वही गोदी मीडिया के एंकर इनके अब जो है वो सलाहकार बन गए, इनका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वही आईटी सेल की टेक्निक्स, तरकीबें कि लड़कियों को रेप की धमकी दो, मारने की धमकी दो, ये पुरानी ओल्ड टेक्निक्स। यानी जिस चीज ने जंतर मंतर क्रिएट किया, आप उसको सलूशन के तौर पे दोबारा वहां चले गए, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिन लोगों ने 2013-14 में बड़े आर्टिकल लिख के, और ये हर मोदी साहब की ऊट पटांग हरकतों को, कि मोदी जी अगर कहते हैं कि भैंस चुरा लेंगे, तो उस पर भी संपादकीय लिखते हैं कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और इसमें राहुल गांधी के पास, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होगा। मोदी जी मास्टर ओरेटर है। चर्चिल और गांधी और लिंकन के बाद अगर कोई हुआ है, या उनसे भी आगे बड़े जो हैं, ये मास्टर ओरेटर है, बढ़िया भाषण देते हैं, जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है, जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है।
बड़े बड़े अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले पत्रकार करते रहे। वो जनरेशन को जंतर मंतर ने आउट कर दिया। अब वो राष्ट्रीय ओपिनियन बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है, वो लिख रहे अभी भी। तो हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी उस इको चैम्बर में दोबारा घुस गए, जो इको चैम्बर रिडेंडेंट हो चुका है, अप्रासंगिक हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। वो उनके हम उम्र लोग हैं, जो तमाम जो हम सब जानते हैं उन कॉलमिस्ट को, जो कॉलम लिखते हैं या वो ओपिनियन बनाते हैं। तो वो जो एंकर्स हैं, गोदी एंकर्स, ये जो पत्रकार हैं, ये जो लोग हैं, इनकी शरण में मोदी जी दोबारा चले गए। और अब वो इन्हीं लोगों ने जंतर मंतर क्रिएट किया। अगर मोदी जी ने जनरेशनल चेंज किया होता, नए तरीके अपनाए होते, जैसे राहुल गांधी नए तरीके अपनाते हैं, वो डायरेक्ट मिलते हैं लोगों से, मोदी जी नहीं मिलते हैं। उनको डर है कि हम डायरेक्ट मिलेंगे तो कोई 2002 का सवाल पूछ लेगा, कोई डायरेक्ट मिलेंगे तो पूछ लेगा कि मोदी जी नाले से हमने ट्राई किया, गैस बनी नहीं। तो इनको डर है इन सब चीज़ों का, इसलिए एक स्टेज मैनेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेज मैनेज इंटरव्यू होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। कोई लड़की सवाल पूछ लेती है स्वीडन में, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। तो दिक्कत ये आएगी, इनके पास अब सलूशन नहीं आ रहा है, और वापस मोदी जी वहां फंस गए हैं। यहां से निकलना मुश्किल है, और इसमें मोदी अमित शाह दोनों हैं। अभी आप जंतर मंतर की बात कर रहे थे, वो 8 फीट का कर दिया, वो जो बैरिकेड्स है उसको 8 फीट का कर दिया है, और उसको फोर्टिफाई कर दिया। ये सब तरीके ऐसा बता रहे हैं कि आप डर रहे हैं, इस जनरेशन से आप डर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप सलूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, आप बदला लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बदला नहीं ले पाएंगे आप, पूरी पीढ़ी से बदला नहीं ले पाएंगे। एक पीढ़ी को अगर आप दुश्मन बना लेंगे अपना, तो मोदी जी ये कर नहीं पाएंगे। और ये जिनके पास आप जा रहे हैं सलूशन के लिए, वो अब सिस्टम से आउट हो चुके हैं, अब सब कुछ नया है। इसलिए मैंने कहा था कि जंतर मंतर आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, जंतर मंतर का आंदोलन बहुत कुछ बदल चुका है, और इस बदलाव में विपक्ष कहाँ दिखाई देता है, विपक्ष क्या उसको यहाँ एज है, ज़रा समझते हैं शकील जी। विपक्ष इस टाइम अपने एज के बारे में नहीं सोच रहा है। विपक्ष इस टाइम एक ही बात सोच रहा है कि इन स्टूडेंट को जस्टिस कैसे मिले। ये समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, बच्चे जो हैं कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं, उनकी सिर्फ 2 डिमांड हैं। एक, जो परीक्षाएं होती हैं, जो एग्जाम और टेस्ट होते हैं, वो ठीक तरीके से हों, उसमें पेपर लीक न हो, उसमें गड़बड़ियां न हो। जो सीबीएसई की परीक्षा होती है, उसकी जो स्कोरिंग होती है, वो ठीक हो। बड़ी सिंपल डिमांड है ये, एकदम जेन्युइन डिमांड। दूसरी उनकी डिमांड क्या है कि जो नौकरियां हैं, वो नौकरियां खोली जाए। उन नौकरियों को जो 12 साल से आप बंद रखे हुए हैं, उन्हें खोलिए और बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दीजिए। 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा किया था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप बातें तो खूब करते हैं, काम क्या करते हैं। एक बड़ी पुरानी चीजें याद आती हैं। कुछ पात्र ऐसे होते हैं, कैरेक्टर ऐसे होते हैं, जो कई चीजें याद दिला देते हैं, सामान्यतः नहीं आती। राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त, राज्यसभा के मेंबर भी थे। उनकी बड़ी मशहूर कविता है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मोदी जी कुछ काम कर लो, बातों से अब कुछ भी होने वाला नहीं है। सही बात है, बहुत सामान्य भाषा में लिखी हुई कविता है, बहुत आम बोलचाल की भाषा में लिखी हुई कविता है, लेकिन ये सच्चाई से भरी हुई है। आखिर ये कोई बता दे कि 12 साल में मोदी जी ने करा क्या।
12 साल में मोदी जी एक काम बता दे। 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। भाई साहब आप तो बता दो कि आपने क्या किया। 70 साल के काम तो इतने सारे हैं, नेहरू के काम, इंदिरा गांधी के काम, राजीव गांधी के काम, हम रिपीट नहीं करेंगे, उनको सबको मालूम है। आजकल की जेन जी को तो बहुत मालूम है, वो खुद ही खुद लिख रहा है। दूसरी बात है गाली की। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़े लिखे लोगों को समझाने की भाषा अलग होती है, तरीका अलग होता है। जब कॉलेज में अगर आपको कोई क्लास लेना हो, पढ़ाना हो, यूनिवर्सिटी में लेना हो, तो बहुत कम शब्दों में सीधे सीधे कह के आप बच्चों को स्टूडेंट को समझा सकते हैं। जहां पे शिक्षा पहली बार हो रही है, पहला बच्चा आ रहा है, उसके किसी पीढ़ी ने नहीं पढ़ा है, तो पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अल्फाबेट भी बहुत मुश्किल से सिखाया जाता है। ये पढ़ाई लिखाई वाले सब जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। ये जो गालियों की बात कर रहे हैं, इसके लिए मोदी जी खेलकूद की बात ही बहुत करते हैं। क्रिकेट में एक शब्द आता है स्लेजिंग जी, ये बैट्समैन के साथ बहुत होती है। और हमारे देश के, और देश की नहीं दुनिया में बड़ी इज्जत है उनकी, सुनील गावस्कर की, उनके खिलाफ बहुत होती थी स्लेजिंग। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत ज्यादा करते हैं। ये गालियां ही है एक तरह से। 11 खिलाड़ी उनके होते हैं या 2 खिलाड़ी होते हैं खाली बैट्समैन, एक क्रीज पे होता है। गंदी गंदी गालियां उसके बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे काम करना है, उसे स्कोर करना है, रन बनाना है अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए। मोदी जी अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए रन बनाइए, स्कोर बनाइए, काम कीजिए। ये क्या मुश्किल काम है कि पेपर लीक नहीं रुक रहा। जी, हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, देश का एक IAS, एक IPS और जो प्रदेश सर्विसेज के होते हैं, उनमें से कोई भी अच्छा अफसर रोक सकता है इसको। तो छोटी चीज है, विल पावर चाहिए खाली। ये बड़े काम नहीं होते। ये देश में ऐसे ऐसे अफसर हुए और आज भी हैं, लेकिन आपने सब कुछ देख इसको रखा है। राहुल गांधी जब कहते हैं तो लोग कहते हैं कि सब राहुल गांधी ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जेन जी पसंद कर रही है। आपने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष यही कर रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में, शिक्षा संस्थानों में जो RSS के लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, क्या वो उसके लिए उपयुक्त हैं? क्या इस देश के जो शिक्षाविद हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ज्यादा योग्य हैं? वो बता दें कि हाँ उनसे ज्यादा योग्य। नहीं कह सकते। इसलिए इस देश में काम करने वाले लोगों की कभी कमी नहीं रही है। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्रतिभा है, उनको सामने लाइए। यही विपक्ष कह रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों इस एक पॉडकास्ट देखेंगे इस प्रोग्राम के बाद आप, और उस पॉडकास्ट में आप जंतर मंतर के पीछे की कहानी पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 पिछले हफ्ते आपने देखा और पार्ट 2 आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये आंदोलन बना कैसे और उसका कितना और कैसे असर पड़ रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। ये सब कुछ जंतर मंतर की कहानी आप उस पॉडकास्ट में देखेंगे। अभी ठीक इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आना चाहता हूँ अंशु जी आपके पास। अंशु जी, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या यहाँ पर मुद्दों से भटकाने की जो कोशिश हो रही है साफ दिखाई दे रहा है? इस्तीफा हो गया, बस बात खत्म। इसके बाद जो लोग वहाँ गए थे उनको एक तरफ से प्रताड़ित करो, दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी रील बना के कहते हैं मैं माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन क्या इन सब के पीछे कुछ और कहानी है? क्या कुछ दिखाई देता है आपको? देखिए, इनके हथकंडे वही पुराने हैं, और पुराने हथकंडे, ये जो एक नई पीढ़ी आई है जो जवाबदेही मांग रही है, जो सवालों के जवाब मांग रही है, कोई भ्रम में डालने वाली चीजें नहीं मांग रही है। आपने उस कानून की बात की जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है। पेपर लीक रुकेगा कैसे, ये आपके पास बताने की बात नहीं है। आप शिक्षा प्रणाली में बदलाव क्या करेंगे, ये आपने कहीं नहीं बताया। तो ये आपके इन चीजों को नहीं लेगी, ये फिर पलट के सवाल करेगी। आप इनके ऊपर फिर अत्याचार करोगे। अब जैसे कि आप रील बना रहे हो, मुझे तो लगता है कि इनको अपनी जो भी इनकी सलाहकार हैं या जो भी IT सेल है, वहां कम से कम 15-20 जेनजी के इंटर्न्स हायर करने चाहिए, जो जेनजी की भाषा को इनको समझा सके और ये समझा सके कि ये भाई तुम्हारे ये फजूल के जो तुम तर्क दे रहे हो या फिर दबाने की कोशिश कर रहे हो, दमन कर रहे हो, वो चीजें आपकी नहीं चलेगी इस पीढ़ी के साथ। आप इस पीढ़ी की बात को समझिए, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए, मुद्दों को भटकाइए मत।
मतलब आप उसको फिर वो गाली में लेके जा रहे हो, लड़कियों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हो। भाई ये पीढ़ी ये चीज को ले ही नहीं रही, वो तो आपको एक्सपोज कर चुकी है पूरी तरीके से। वो जानती है कि आपका रवैया क्या है नहीं है। आप इनसे सीरियस मुद्दों पे बात कीजिए अगर आपकी ऐसी मंशा है। चूंकि आपकी ना ऐसी कोई मंशा है, ना कभी आपने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है, और ना आपके पास ऐसे लोग हैं, ना आपकी करने की कोई नियत है, इसलिए आप कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। और यही वजह है कि अब आपको डर लग रहा है। अब जो डर लग रहा है, बीजेपी के अंदर से भी ये विरोध के स्वर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन ने जो डर को खत्म किया है वो बीजेपी के अंदर तक का डर खत्म हो गया है। आप देखिए बीजेपी में भी अब इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं, अंदर से स्वर फूटने लगे हैं कि जब मुरली मनोहर जोशी कैसे जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, इनके शहजाद पूनावाला इस्तीफा कर रहे हैं, पटना में इनका देवेश कुमार का इस्तीफा हुआ है। और क्यों हुआ है? वहां पर जो इनके पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो इनसे पूरी तरीके से परेशान हैं कि आप हमारे हकों की बलि चढ़ा रहे हैं आयातित नेताओं के लिए। मतलब अंदर पूरी खलबली, पूरी टूट फूट मची हुई है। ये मैं आपको बता रही हूं कि बीजेपी की ढलान शुरू हो चुकी है। इनके अंदर बहुत जल्दी बीजेपी के अंदर एक बगावत होने वाली है। क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी कि भाई पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के बारे में मैंने नहीं कहा, मैंने इसका कोई डिसीजन नहीं इसका लिया है। ये सब क्या हो रहा है? अलग अलग स्वर क्यों आ रहे हैं? आपको अपने घरों पे सिक्योरिटी क्यों बढ़ानी पड़ रही है? बांकीपुर का चुनाव बिहार में आपका जीतने के लिए एड़ी चोटी का आप जोर लगा देते हैं, लेकिन वहां मुश्किल है और वहां भी आपको यही बटोगे कटोगे यही पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये जनरेशन कह रही है हम आपकी ये थ्योरी बाय ही नहीं करते। जो सामान आप हमें बेच रहे हो हमें वो खरीदना ही नहीं है, हमें वो झूठी बातें खरीदनी ही नहीं है। आप बताइए ना, अब इसमें आप नेपथ्य में छुपा रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा। बहुत अच्छा किया विपक्ष ने ये मामला भी उठाया। इनकी इस रीढ़ पे प्रहार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पीढ़ी के माता पिता को जो बेवकूफ बनाया गया है राम मंदिर के इस चढ़ावे को लेकर के, और राम मंदिर के पूरी बात को फैलाकर आपने वोट लिया है, ये पीढ़ी है उनको अपने माता पिता को भी जगा रही है कि हिसाब लो इनसे, हमको तुम्हारी बैंक की किताब का हिसाब चाहिए, तुम्हारे ये फालतू जवाब हमको नहीं चाहिए। ये तुमने हमारी ऊपर वाली पहले वाली पीढ़ी को बेवकूफ बना दिया। हम बनने वाले नहीं हैं, हम फिर जंतर मंतर में भी आएंगे, पूरे देश में आएंगे, आपसे जवाब लेंगे। हर बात का जवाब नहीं देते हैं तो जाइए यहां से। जिसको संभालना होगा वो देश संभालेगा। सही बात बोली, देश, पार्टी, सरकार, इसमें अंतर करना ये बच्चे जानते हैं। ये देश हम सबसे मिलकर बना है, किसी एक पार्टी से नहीं मिलकर बना है। आज भाई ये अजीब बात कर रहे हैं, हर चीज को भगवा रंग रहे हैं। आपको मालूम है हॉकी टीम की जर्सी को, नेशनल हॉकी टीम की जर्सी को इन्होंने भगवा ऑरेंज कलर दे दिया। मतलब कितना बांटिएगा आप? नहीं, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ये जेनजी ने बता दिया है, मतलब ये लिखा हुआ है दीवार पे, समझ लीजिए। नहीं समझना है तो आपकी उल्टी गिनती शुरू है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलिंदु जी, शकील जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। तुरंत आप डिबेट पॉडकास्ट देखेंगे। पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण, और उसमें इन तमाम मसलों पे, तमाम मुद्दों पे बहुत गंभीरता से चर्चा है। उसको ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और आपको सीधे लिए चलते हैं हम उधर पॉडकास्ट की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।